वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा गया है जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था और वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर रहा था। ये नेटवर्क कहां से क्रिएट हुआ, कहां बना, पाकिस्तान के अंदर कितनी किलिंग की और मजीद क्या कितनी किलिंग कर सकता है, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने आज जेल के अंदर बैठ के आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज साहब के बारे में एक ऐसा मुतालबा कर दिया जिससे जेल के अंदर मौजूद लोगों की हंसी निकल गई। वो मुतालबा क्या था, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर एक और फर्द जुर्म आयद हो रही है। ये फर्द जुर्म 6 फरवरी को आयद होगी। किस जुर्म में होगी, क्यों होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। हम सबसे पहले नेटवर्क की तरफ आते हैं। आज सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं हुई जिसमें सेक्रेटरी खारजा बैठे हो। और उन्होंने एक ऐसा केस रिवील किया है जिसने पाकिस्तान के अवाम की आंखें खोल दी हैं। उन्होंने बताया कि 2 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में। एक किलिंग शाहिद लतीफ़ साहब की हुई है। ये सियालकोट में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे और जब ये बाहर निकल रहे थे तो इन्हें कुछ पाकिस्तानियों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद जो दूसरी किलिंग है वो मोहम्मद रियाज साहब की है। वो रावला कोट के अंदर मस्जिद में वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और उन्हें भी कुछ लोगों ने पकड़ के कत्ल कर दिया। और इसके बाद ये जो दोनों कातिल थे ये पाकिस्तान से फ़रार होना चाहते थे, लेकिन इन्हें एयरपोर्ट्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया, इंटरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अरब कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किराए के कातिल हायर किए थे और फिर उनको टास्क दिया गया था, उन्हें रकम शिफ्ट की गई थी और फिर ये सारा जो मामला है ये इंडिया से ऑपरेट हो रहा था। और जो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें योगिंदर कुमार एक साहब हैं और दूसरे अशोक कुमार हैं। ये दोनों इंडियन नेशनल हैं और इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में पैसे दे के लोगों को हायर किया था। इन लोगों की हायरिंग के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया था। जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उनमें से लोगों को लोकेट करके उनके साथ बाकायदा कॉन्टैक्ट डेवलप किया गया। कॉन्टैक्ट डेवलप करने के बाद उन्हें फिर पैसे ट्रांसफ़र किए गए, फिर उन्हें तस्वीरें भेजी गई, फिर उन्हें लोकेशंस दी गई कि ये लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इनकी रूटीन क्या है, ये किस वक्त घर से निकलते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, कब बाज़ार जाते हैं, किस दुकान से सौदा ख़रीदते हैं, शाम को इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनके रिश्तेदार कौन कौन से होते हैं। और फिर उन्हें बाकायदा टारगेट दिया गया कि आपने इन लोगों को कत्ल करना है। इन लोगों ने 2-2 मरतबा कोशिश की लेकिन ये नाकाम हो गए, लेकिन फिर बिल आखिर ये कामयाब हो गए। और उसके बाद जब इन्होंने टॉस मुकम्मल कर दिया तो इन्होंने अपने दोनों हैंडलर्स को जो अरब कंट्रीज़ के अंदर बैठे उन्हें बताया कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। बल्कि जो दोनों लोग जो शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें खींच के उनको भेज दी गई कि लें जनाब हमने आपका काम कर दिया। और उसके बाद इनको बाकी रकम भी मिली। फिर जब ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस की गई तो फिर दोनों जो हैंडलर्स हैं योगिंदर कुमार और अशोक कुमार, उनकी बाकायदा तफसील सामने आ गई हमारे इदारों के। उनके पासपोर्ट्स के नंबर्स, फिर उनके पासपोर्ट्स की कापीज़ वो भी हमारे इदारों के पास आ गई। और फिर ये कि वो इंडिया के अंदर कहाँ पैदा हुए थे, किस जगह रहते थे और उनको किसने हायर किया था इंडिया के अंदर और वो क्यों ये सब कुछ कर रहे थे। तो फिर ये भी साइरस सजाद काजी साहब से पूछा गया क्या ये सिर्फ 2 ही वारदातें थी या इसके अलावा भी थी। तो उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी वारदातें हुई हैं लेकिन हम उसकी तफसील सरदस्त नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और फिर उनसे ये सवाल भी किया गया था कि जिन लोगों को कत्ल किया गया था इनको क्यों कत्ल किया गया, तो इसके बारे में भी ज़्यादा तफसील अभी दफ्तर खारजा ने रिलीज़ नहीं की। लेकिन जो कुछ खबरें हैं वो ये हैं कि शायद इन लोगों ने इंडिया के अंदर कोई ऑपरेशंस किए थे और इंडियंस ये चाहते थे कि हर सूरत इनको निशाना बनाया जाए। फिर इस तरह बाकायदा किराए के कातिल हायर करके उन्हें पाकिस्तान के अंदर कत्ल करवाने की कोशिश की गई थी। और ये सेम पैटर्न है जो कनाडा के अंदर सिख अलहदगी पसंद है उन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया था। तो ये सेम पैटर्न है कि इसके अंदर सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है, इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया पेजेस इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर फिर लोकल लोग हायर किए जाते हैं, फिर उनको पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फिर उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, फिर उन्हें लोकेशंस दी जाती है, फिर उन्हें कत्ल जिसको कर रहे हैं उसके लिए बाज़-औक़ात आलात भी फ़राहम किए जाते हैं, फिर सारे गैजेट्स फ़राहम करके फिर उन्हें ये बताया जाता है कि जब आपने करना है तो जॉब जब मुकम्मल होगी तो आपने हमें रिपोर्ट बैक कैसे करना है और बाकी पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये सेम पैटर्न है जो कनाडा के अंदर इस्तेमाल हुआ, सेम पैटर्न है जो अमेरिका के अंदर इस्तेमाल हुआ, सेम पैटर्न है जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हुआ और फिर इस तरह ये दूसरे मुल्कों के अंदर भी रहा, इसी तरह ये ऑपरेशन कर रही है। तो अब ये एक नया फिनामिना है जो ज़ाहिर है जिसने पाकिस्तान के खासे लोगों को हैरान कर दिया। और आपको याद होगा कि कल सीक्रेट एजेंसी की तरफ से एक खबर निकली थी कि इस इलेक्शंस के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं
उनको टारगेट किया जा सकता है, उन्हें असैसिनेट किया जा सकता है, उन्हें अगवा किया जा सकता है, उन्हें अगवा बराए तावान के लिए पकड़ा जा सकता है और उनको टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। कल ही एक खबर ये भी रिलीज हुई थी कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जो खबरें बाकायदा मन घड़त क्रिएट करके पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर क्यास फैलाने के लिए सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ये साबित करती हैं कि कुछ बाहर की फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अब अगला एक और सवाल ये भी है कि क्या ये मज़ीद भी एक्टिविटी इस टाइप की हो सकती है? तो इस टाइप की एक्टिविटी भी हो सकती है। हमारे जो अदारे हैं उनके पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं कि जिन्हें टारगेट किया जा सकता है, तो उन सबको बता दिया गया कि आपने अपनी हिफाजत करनी है, एहतियात करनी है। बाहर निकलते हुए, बाहर से वापस आते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए और जो आपकी रूटीन है उसे तब्दील करके आप रोज़ाना जाया करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी घात में बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया की तरफ से एक नई चीज़ आई है जो ज़ाहिर है हैरान कुन भी है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जब भी इस नौयत के कत्ल होते हैं तो इंडिया के कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पे अप्रिशिएट किया जाता है कि ये देखें, इस शख्स को मार दिया गया पाकिस्तान के अंदर और इसने इंडिया के अंदर इस किस्म की हरकतें की थी और इसने हमें ये नुकसान पहुँचाया था। तो फ़ौरन इसे अप्रिशिएट किया जाता है। तो उससे भी पता चलता है कि ये बाकायदा एक पैटर्न है और इस पैटर्न के तहत अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जो ज़ाहिर एक ख़तरनाक फिनामिना है। अब इंडिया की तरफ से इस पर क्या रिस्पांस आता है ये हम रात के वक्त आपको डेफिनेटली पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि अब इंडिया की तरफ से भी इस किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब उसमें क्या होता है वो भी डेफिनेटली हम आपको अगले वीलाक में या उससे अगले वीलाक में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। इमरान खान साहब आज बी जेल के अंदर उनके ट्रायल हो रहे थे। 190 मिलियन पाउंड का तोशा खाना का केस उसके अंदर ट्रायल चल रहा था। फिर आज थोड़ी देर के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का कि जज साहब भी वहाँ गए और 9 मई को जो इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पे मुकदमात हैं, उनकी हेयरिंग भी हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि आज 3 मेन केसेस थे जिनकी समाअत डयाला जेल के अंदर हुई। जब पहला केस तोशा खाने का चल रहा था तो इमरान खान साहब जज मोहम्मद बशीर के सामने आए और उन्होंने कहा कि जज साहब आप सिर्फ मेरा केस न चलाएं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का केस भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएं, क्योंकि उनको आपने 13 फरवरी की तारीख दे दी है जबकि मुझे रोज़ाना जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको फेवर कर रहे हैं और मुझे सजा दे रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने ये कंपैरिजन भी किया कि जो 8 साल पुराना केस है उसके अंदर लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं और जो 4 साल पुराना केस है उसे रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन दोनों के केस भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएँ ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो सके। तो इस पर खासा कहका पड़ा और जज साहब भी मुस्कुरा पड़े और जो इमरान खान साहब के अपने वकील हैं वो तो खैर खुल के हंसे इस बात पे, जिस पर ज़ाहिर जज साहब ने रोका कि आप क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब समाअत हो रही थी तो दूसरी मरतबा फिर इमरान खान साहब सामने आ गए और उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट है जो सब कुछ कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को फारग करवाया, उनके सारे केसेस ख़त्म किए, जबकि मेरे केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। मुझे कोई पता नहीं होता कि अगला मुकदमा कब मेरा शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे वकला से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाता, मैं सारा दिन यहाँ पे अदालत में होता हूँ, इसके बाद मुझे पकड़ते हैं और सेल में डाल देते हैं और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है जेल के अंदर कि यहाँ से कोई कागज़ भी बाहर नहीं जा सकता, ना बाहर से कोई कागज़ आ सकता है। तो कम अज़ कम थोड़ा सा इतना रिलीफ तो दें कि मैं अपने वकीलों के साथ मुलाकात कर सकें। मुझे पता ही नहीं होता कि कल किस अदालत में किस केस में मेरा कौन सा वकील पेश होगा, तो कम अज़ कम मुझे अपने वकला के साथ इतना रब्ता तो करने दें। फिर वो बुशरा बीबी के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो कब आएंगी, कब जाएंगे, उनका वकील कौन सा आएगा, कब जाएगा, हमें इसके बारे में भी नहीं पता होता। तो कम अज़ कम हमें इतना इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, इतनी स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए कि हम अपने वकला से बात कर सकें या मेरी बुशरा बीबी से ही बात हो सके या अपनी फैमिली के साथ खुल के मैं बात कर सकूँ। तो मुझे इतना रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा। फिर उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो रहा है। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये पीडीएम हुकूमत में शामिल हो गए थे, तो ऐसे लोग जो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे हम उनके साथ इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं। तो इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। 2 पार्टियां उन्होंने बताई थी जिनके साथ उनका इत्तेहाद है, इसके अलावा उन्होंने कहा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। इसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी के जज आए मलिक एजाज आसफ साहब और उस पर 9 मई के मुकदमात जो थे उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस पर बहस हुई और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 12 केस है, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ 6 केस है। तो जज साहब ने ऐलान किया कि अब ये फ़र्द जुर्म 9 फरवरी को आयद होगी। तो 9 फरवरी को इमरान खान साहब के ऊपर एक और फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी
और वो फर्द जुर्म होगी 9 मई के वाक़यात की, जिसके अंदर GHQ पर हमले का केस भी मौजूद है। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और 6 फरवरी को इमरान खान साहब के ऊपर एक और फर्द जुर्म आयद हो रही है और ये इंसदाद दहशतगर्दी के 12 मुकदमात हैं। तो इमरान खान साहब के लिए आज के दिन भी कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद या बहुत ज़्यादा खुशखबरी लेकर तलूर नहीं हुआ था। इस अदालत के जो ट्रायल था उसकी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि अगले वीलाग में पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखूँ।